हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। बच्चों ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बेसिक चैप्टर है। वैसे तो हम क्लास 10th में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टडी कर चुके होते हैं, लेकिन 11th में हमें एपी के साथ साथ कुछ अनदर सीक्वेंस जैसे फाइबोनाची सीक्वेंस या कुछ अनदर जीपी जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुआ या कुछ अलग स्पेशल टाइप की सीरीज होती हैं या इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी की स्टडी करनी होती है। वैसे अगर हम बात करें कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत अहमियत रखता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में थ्योरी स्टडी करेंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड और कुछ 10 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन होंगे जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों एक सिंगल वीडियो में थ्योरी प्लस क्वेश्चन आपको डिटेल में मिलने वाले हैं। इससे अनदर वीडियो भी आपको मिलेगी जिसमें केवल और केवल एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो इसके बाद आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो बच्चों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट वी स्टार्ट द वीडियो। देखो बच्चों, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर की अगर बात करें बच्चों तो चैप्टर में सीक्वेंस एंड सीरीज है। सीक्वेंस जब वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में आता है बच्चों अरेंजमेंट। सीक्वेंस हम एक जनरल लाइफ में भी रिलेट करते हैं इस वर्ड को, तो हम कहीं ना कहीं वस्तुओं को अरेंज करने के मैनर में सीक्वेंस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर भी सीक्वेंस का मतलब अरेंजमेंट से ही है। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच फॉलो सम रूल, विच फॉलो सम रूल। मतलब क्या है बच्चों? मतलब ये है कि आपने कोई भी एक उदाहरण लिया कि कुछ नंबर्स ले लिए, जैसे सपोज करो 2 4 6 8 10, ये आपने नंबर्स ले लिए। तो ये भी तो एक अरेंजमेंट है, ये भी तो एक सीक्वेंस है नंबर्स का, ठीक है ना। तो सीक्वेंस का मतलब होता है जब जब हम कुछ नंबर्स को अरेंज करते हैं एक स्पेसिफिक मैनर में, तो वो हमारा सीक्वेंस कहा जाता है। आपको लग रहा होगा कि क्या ये नहीं हो सकता? 10 20 30 40 बिल्कुल हो सकता है। आपको लग रहा होगा कि क्या ये नहीं होता? 2 4 8 16 32, ये भी एक सीक्वेंस है। कैसे? देखो यहां हर एक नंबर में 2 प्लस करते हैं पिछले वाले में, तो अगला वाला नंबर बन जाता है। यहां हर पिछले वाले नंबर में 10 प्लस करते हैं तो अगला नंबर बन जाता है। इसी तरीके से यहां देखो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 में 2 का मल्टीप्लाई 16, 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 32। मतलब क्या है? नंबर्स का एक ऐसा समूह या फिर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच फॉलो सम रूल्स, जो कुछ नियम फॉलो करता हो। ठीक। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। अब जैसे अगर मैंने कहा कि सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस मतलब 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। अब आपको लग रहा होगा ये कैसा सीक्वेंस है, ये तो कुछ रूल फॉलो कर ही नहीं रहा है। लेकिन ये भी सीक्वेंस है, ये वर्बली सीक्वेंस है, ये वर्बली सीक्वेंस है। तो कहने का मतलब सीक्वेंस नंबर्स का अरेंजमेंट है, केवल नंबर्स का अरेंजमेंट है, वो कुछ नियम फॉलो करते हो, ठीक है ना। तो ये तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिनमें हम एपी और जीपी पढ़ना है, लेकिन ये भी हमारा एक सीक्वेंस है, बट ये वर्बली सीक्वेंस है। अब मेरी बात सुनो, सीक्वेंस भी दो तरीके के हो जाते हैं, एक फाइनाइट सीक्वेंस और एक इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो प्रश्न आता है कि जब जब उनमें नंबर फिक्स्ड हो तो फाइनाइट, लेकिन यहां फिक्स नहीं है तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। ये भी इनफाइनाइट, ये फाइनाइट और ये भी इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है ना। जो अनंत तक जाते हो इनफाइनाइट, जो फिक्स्ड हो वो फाइनाइट सीक्वेंस। उसके बाद प्रश्न आता है बच्चों सीरीज का। सीरीज क्या है? तो बच्चों सीरीज की अगर हम बात करें तो जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में प्लस या माइनस का साइन यूज कर देना क्या कहलाता है? सीरीज। मतलब जैसे ये कोई सीक्वेंस है, इसको मैं इस तरीके से लिख दूं 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये मेरी क्या बन गई? एक सीरीज बन गई। ये क्या बन गई? मेरी सीरीज। मतलब किसी भी सीक्वेंस में प्लस या माइनस का साइन यूज अगर हम कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? सीरीज बन जाती है। सिंपल ना। अब सीरीज भी फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकती है, समझ रहे हैं ना। अगर सीक्वेंस में जैसे ये सीक्वेंस है तो यहाँ फिक्स्ड है, तो ये अगर इसमें मैं प्लस या माइनस का साइन यूज कर दूं तो ये मेरी क्या बन जाएगी? एक फाइनाइट सीरीज बन जाएगी। क्लियर है? तो मैंने अभी तक आपको सीक्वेंस बताया है और सीरीज चैप्टर का मतलब समझाने की कोशिश की है। अभी मैंने आपको एपी और जीपी से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है।
ठीक है ना। तो अभी अगर मैं इसमें बात करूं तो अभी हम बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक और फाइबोनेची सीक्वेंस होता है जिसे मैं क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगा। अभी मैं 2 क्वेश्चन ले लेता हूं 9.1 एक्सरसाइज से, उसके बाद फिर हम एपी की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस अरेंजमेंट ऑफ नंबर व्हिच फॉलो सम रूल्स and series. When we use a plus or a minus sign in between the series sequence, it form an series. Understand? अब बढ़ते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। देखो ध्यान से, देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट में बोला है कि अगर हमारे पास ए एन बराबर यह है तो हमें ए नाइन की वैल्यू बतानी है। बच्चों बहुत आसान है। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये ए एन है क्या। तो ये होता है बच्चों nth टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस। मतलब जैसे सपोज करो आपके पास, मैंने अभी आपको एक सीक्वेंस बताया था। अब अगर आपसे ये कहूं कि मुझे बताओ इसमें 25वें स्थान पर, ये तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा है, मैं कहूं 25वें स्थान पर बताओ कौन सा नंबर आएगा। ठीक, 25वें स्थान पर बताओ। तो बच्चों यहां एक प्रश्न चिन्ह लग गया। लेकिन अगर इसका nth टर्म हमारे पास होता, nth टर्म है इसका बच्चों an बराबर 2n, ये nth टर्म है। अगर हमें इसका 25वां टर्म चाहिए तो यहाँ n की वैल्यू मैं 25 रख दूंगा, तो a 25 और यहां पर भी 25 और 25 टू जा 50, तो इसमें 25वें स्थान पर क्या नंबर आएगा, 50 आएगा। तो प्रश्न अराइज होता है कि आपको तो पता था ये an 2n है, लेकिन हमें कैसे पता होगा। तो बच्चों मैं इसका आंसर आपको देने वाला हूं। जब मैं आपको एपी बताऊंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो मैं बताऊंगा nth टर्म हम कैसे किसी भी सीक्वेंस एपी का या जीपी का निकाल सकते हैं। यहां तो हमें किसी भी एक सीक्वेंस का an टर्म दे रखा है और हमसे a9 निकलवाया गया है। ये तो आप इस तरीके से समझ सकते हो बच्चों, जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि p ऑफ x अगर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, और मैं अगर आपसे पूछ लूं कि p ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। तो बच्चों जब 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो p ऑफ 0 की वैल्यू 5। इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। मतलब बच्चों आप इस तरीके से समझो कि a9 की वैल्यू आपके पास है और आपसे कहा जा रहा है, सॉरी an की वैल्यू है a9 निकालो। तो इसके आंसर में आपको सिर्फ इतना करना है कि जहां पर n है वहां पर 9 लिखना है। अब देखो यहाँ 9 का क्यूब, अब देखो -1 की पावर 8 और 9 का क्यूब होता है 729, और जब नेगेटिव की पावर इवन होती है तो +1 हो जाता है। तो ये इसका आंसर आ गया 729। बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, यह है बच्चों फाइबोनेसी सीक्वेंस, एक ऐसा सीक्वेंस जिसका पहला टर्म और दूसरा टर्म दोनों 1 होते हों, जिसका पहला टर्म भी और जिसका दूसरा टर्म दोनों 1 होते हों, उसे कहते हैं फाइबोनेसी सीक्वेंस। अब हमें प्रश्न में क्या बोल रहा है कि फाइबोनेसी सीक्वेंस है और an बराबर है an-1 प्लस an-2 के, और ये कब होता है, जब n 2 से बड़ा हो, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो बट 2 से बड़ा। और यहां पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है an प्लस 1 अपॉन an। जब जब n की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 और 5। देखो एक बात बताओ, जब n की वैल्यू 1 होगी तो यहां पर रखोगे an प्लस 1 अपॉन an। तो एक बात समझना बच्चों, जब n की वैल्यू 1 होगी तो यहां पर 1 प्लस 1, देखो n की जगह 1 पुट कर दोगे, अभी अभी बताया था, और यहां पर भी a1, तो a2 अपॉन a1। a2 की वैल्यू आपके पास क्या है, 1, और a1 की भी वैल्यू क्या है, 1। तो आंसर आ गया 1। तो हमारे पास an प्लस 1 अपॉन an का आंसर 1 आ गया। कब, जब n की वैल्यू 1 थी। लेकिन बच्चों अगर n की वैल्यू 2 हो जाए जब क्या होगा, तो देखो यहां आपको a2 प्लस 1 अपॉन a2, देख रहे हो ना, n की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी। तो a2 प्लस 1 अपॉन a2 मतलब a3 अपॉन a2। अब आपके पास a3 की वैल्यू तो है ही नहीं, a2 की वैल्यू तो है लेकिन a3 की वैल्यू आपके पास नहीं है। तो अब आप यहां जाओगे और यहां से a3 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। कैसे,
n की वैल्यू 2 से बड़ी तो 3 है ना, तो जब यहाँ 3 रखोगे तो बच्चों देखो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, a3 बराबर a2 प्लस a1, तो a3 की वैल्यू हो जाएगी a2 प्लस a1, और a2 कितना है 1 और a1 भी 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ पर आ गया 2 आंसर, तो a2 प्लस 1 अपॉन a2 मतलब 2 आंसर आ गया a3 अपॉन a2 का। क्या कहते हो? अब ये तो n की वैल्यू 2 है, ऐसे ही जब n की वैल्यू 3 यहां रखोगे तो 3 प्लस 1 4, a4 अपॉन a3, ये आपको अब खुद से, चलो ये वाला और मैं करा देता हूं, जब n की वैल्यू 3 होगी तो देखो ये हो जाएगा a3 प्लस 1 अपॉन a3 मतलब a4 अपॉन a3। क्लियर है? ओके। अब देखो a4 की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, a3 की वैल्यू तो 2 है, लेकिन a4 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो यहां पर n की वैल्यू 4 जब रखोगे बच्चों तो यहां पर आपको, यहां पर जब आप a4 की बात करोगे तो a4 निकालने के लिए आपको देखो यहां a4 बराबर 4 में से 1 घटाओगे 3 प्लस 4 में से 2 घटाओगे 2, अब a3 आपने अभी भी निकाला था 2 और a2 की वैल्यू आपके पास है 1, तो आपका a4 कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ 3 पुट कर दोगे तो a4 अपॉन a3 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5 आपको खुद सॉल्व करनी है। बच्चों अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ और एपी पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि एपी वास्तव में है क्या, एपी की जनरल फॉर्म क्या है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, nth टर्म या लास्ट टर्म, जितनी भी बातें हैं उन सबको हम स्टडी करते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों अब हम एपी की तरफ बढ़ते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ, ठीक है ना। तो अब एपी समझना ध्यान से। एपी क्या है बच्चों? तो एपी एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें एवरी आगे आने वाला टर्म पीछे वाले टर्म से या तो सेम नंबर से ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है। मतलब जैसे सपोज करो आपके पास कोई भी एक नंबर है 1 और कोई भी दूसरा नंबर है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, या फिर आपके पास कोई भी एक नंबर है 100, 98, 96, 94, या फिर आपके पास कोई एक नंबर है 5, 5, 5, 5। तो कहने का मतलब क्या बच्चों, एपी एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें एवरी आगे आने वाला टर्म, हर एक नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से सेम नंबर से ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे आप यहां देख रहे हो 1 में अगर मैं 2 प्लस करूं तो 3, और 3 में अगर मैं 2 प्लस करूं तो 5, मतलब हर आगे आने वाला टर्म जब बनता है जब पीछे वाले में 2 प्लस हो जाता है। समझ रहे ना? तो 1 में 2 प्लस करने से 3 और इसमें 2 प्लस करने से 5, में 2 प्लस करने से 7। तो इस तरीके के सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, एपी कहते हैं। यहां देखो 100 में से 2 घटाऊं 98, 98 में से 2 घटाऊं 96, में से 2 घटाऊं 94, जब भी तो एपी बनती है। अब बच्चों सपोज करो मैंने इसको फाइनाइट कर दिया और ये इनफाइनाइट एपी, ये फाइनाइट एपी। अब देखो क्या ये भी एपी है? यस, क्योंकि 5 में 0 प्लस करूं जब भी तो 5 आएगा, या 5 में से 0 घटाऊं जब भी तो 5 आएगा। तो ये भी एपी है, ये भी एपी है और ये भी एपी है। तो बच्चों इस एपी का जो पहला टर्म है वो 1 है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। और इसमें जो जो नंबर जिसको मैं ऐड करने की बात कर रहा हूं या फिर सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहा हूं उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे यहां 3 में 2 प्लस कर रहे हैं तभी तो 5 आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। सेम नंबर जो प्लस या माइनस हो रहा होता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कभी 2 होगा, कभी 1 होगा, कभी 1/2 होगा, कभी माइनस में होगा, कभी 0 होगा, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद बच्चों आपको अब एक बात समझनी चाहिए, वो है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या कहती है बच्चों कि अगर कोई भी नंबर एपी की फॉर्म में है तो वो हमेशा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की फॉर्म में होगा। कोई भी नंबर जो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की फॉर्म में है वह नंबर क्या है? वह नंबर एपी बना रहा है। तो ये सब नंबर एपी बना रहे थे क्योंकि ये सब इस फॉर्म में है। अब इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है बच्चों? तो फर्स्ट टर्म होता है ए।
और अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस होता है बच्चों डी। और ये जो टर्म आप देख रहे हो इसे कहते हैं nth टर्म, इसे कहते हैं nth टर्म, मतलब nth टर्म an कहा जाता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये nth टर्म क्या करता है, तो बच्चों ये nth टर्म किसी भी टर्म को फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे अगर मुझे पांचवा टर्म निकालना है तो मैं यहाँ n की वैल्यू 5 रख दूंगा, तो 5 में से 1 घटाऊंगा 4, तो a प्लस 4d जो होगा वो इस AP का 5th टर्म होगा। अब प्रश्न ये अराइज होता है कि आपने ए एन तो बता दिया और ए भी बता दिया, डी भी बता दिया, ये एन क्या होता है ये भी बता दो। तो यहां एन का मतलब है बच्चों नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म होता है। कहीं कहीं पर इस एन का मतलब उस स्थान का टर्म, जिस स्थान का टर्म हम निकालना चाहते हैं वह भी होता है। मतलब ये बात आपको क्वेश्चन कराने से क्लियर होगी। तो अभी अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने आपको एपी का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस nth टर्म मैंने आपको क्लियर करा दिया है। अब जैसे ये आप देख रहे हो यह एक एपी है, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2, इसका nth टर्म नहीं है ना आपके पास, लेकिन आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। तो देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है 1 और n की वैल्यू हमारे पास नहीं है और d कितना है 2, तो 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2n और 2 एकम 2, तो 2n माइनस 1, तो nth टर्म क्या आ गया इसका 2n माइनस 1। अभी इस टर्म की हेल्प से हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, 50वां 100वां 1000वां कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं इस एपी का। ठीक, अब मेरी बात सुनो, तो मैंने nth टर्म निकालना भी सिखा दिया, ठीक है ना। अब बच्चों एक प्रश्न अराइज होता है कि अगर इन सब नंबर्स को हमें प्लस करना हो, इन सब नंबर्स को अगर हमें प्लस करना हो तो प्लस करने से क्या आएगा। तो बच्चों इन सब का एडिशन एस एन कहलाता है। क्या कहलाता है एस एन, और वो एस एन बराबर होता है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के। ये है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स एस एन, जिसका फॉर्मूला मैं एक बार फिर लिख दूं एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। याद रखना फॉर्मूला, ठीक है ना। अब जैसे आप मुझसे कहो कि इसके 50 टर्म को प्लस कर दो, ये वाला फॉर्मूला n की जगह 50 रख दो, a की जगह फर्स्ट टर्म और d की जगह कॉमन डिफरेंस, आंसर आ जाएगा। क्या कहते हो, क्लियर है ना। इसको छोटा भी किया जा सकता है, ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, देखो इस 2a को आप लिख सकते हो a प्लस ए और प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैंने इस 2a को a प्लस ए लिख दिया। अब देखो ये देख रहे हो आप a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये किसके बराबर है ए एन के बराबर है, तो इसको हटाकर आप ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस ए एन। और बच्चों ए एन को हम लास्ट टर्म भी लिख देते हैं, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए एन लास्ट टर्म भी होता है लेकिन ऑलवेज नहीं, सम टाइम, ठीक है ना। तो अभी ये फॉर्मूला लगा सकते हो जब लास्ट टर्म हो, या फिर ये दोनों एक ही हैं, और अगर लास्ट टर्म नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने आपको सम से रिलेटेड काफी सारी चीजें बता दी हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको याद होगा 10th क्लास में आप पीछे से टर्म निकालना सीखते थे, ठीक है ना। तो 10th के लेवल में ही उसे छोड़ देते हैं, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों इस एपी पर बेस्ड हम कुछ 3-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम जीपी और जीपी के भी इनफाइनाइट टर्म्स तक स्टडी करने वाले हैं इसी वीडियो में। बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, देखो ध्यान से, आपको क्वेश्चन करने से ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। देखो बच्चों अब हम 3 इंपॉर्टेंट 9.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। If the sum of n terms of an AP is this, where P and Q are the constant, find the common difference। बच्चों हमें एस एन की वैल्यू दे रखी है पी एन प्लस क्यू एन का स्क्वायर, हमसे कॉमन डिफरेंस पूछा है। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं बच्चों n की वैल्यू 1 लीजिए, तो S1 की वैल्यू आएगी P इंटू 1 और Q इंटू 1 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा P प्लस क्यू। ये P प्लस क्यू क्या है, तो ये पहले टर्म का सम है, पहले टर्म का क्या है सम। अगर मैं n की वैल्यू 2 कहूं तो S2 का मतलब होगा कि n की वैल्यू 2 पुट कर देना बच्चों,
तो यहाँ S2 का 2p, देखो 2 का स्क्वायर 4, 4q। तो अब ये क्या निकल के आया, ये पहले दो टर्म का सम आया। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो पहले टर्म का सम होता है और जो फर्स्ट टर्म होता है वो एक ही होता है, लेकिन जो पहले दो टर्म का सम होता है वो a1 प्लस a2 के बराबर होता है। जैसे एग्जांपल, मैंने कोई एक एपी ली 1 3 5 7। अब इसमें ये बताओ पहला टर्म क्या है 1, पहले टर्म का सम क्या है 1, लेकिन अगर मैं ये कहूं पहले दो टर्म का सम क्या है तो 3 प्लस 1 4, और दूसरा टर्म क्या है तो 3। तो दूसरे टर्म और दो टर्म के सम में अंतर होता है। तो यहां पर S2 मतलब पहले दो टर्म का सम पहले टर्म और दूसरे टर्म के बराबर ही तो होगा। तो एक बात बताओ, S2 की वैल्यू तो आपके पास अभी अभी आई है 2p प्लस 4q, और A1 की वैल्यू आपके पास क्या है p प्लस q, और आपको A2 की वैल्यू निकालनी है। सिंपल। अब इनको लेफ्ट में ले जाओ तो 2p माइनस पी और 4q माइनस q, तो आपका A2 आ जाएगा 2p में से p और 4q में से q 3q। तो ये आपका क्या आ गया सेकेंड टर्म। क्लियर है। देखो सेकंड टर्म आपके पास है, फर्स्ट टर्म आपके पास है, आपसे कॉमन डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखो a2 माइनस a1 मतलब p प्लस 3q माइनस p प्लस q। तो देखो p प्लस 3q माइनस p माइनस q, p से p कट गया, 3q में से q घटाओगे तो 2q। तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया बच्चों 2q। ये क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो। बच्चों आपको एस एन और एस डैश एन की वैल्यू दे रखी है 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6, और आपसे कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। आपको a18 और a डैश 18 की वैल्यू निकालनी है। देखो सुनो, यहां आपको सम ऑफ एन टर्म दो एपी का गिवन है, और आपको सम नहीं उनके 18वें टर्म के बीच का रेशियो निकालना है। मैं आपको एक बहुत शॉर्ट तरीका देता हूं, जब भी आपको जैसे 18वें टर्म का सम निकालना है तो उसका डबल करो, 36 एक कम कर दो 35, आप n की वैल्यू 35 पुट कर दो, वही आंसर होगा। अगर आपसे 22वां टर्म पूछते 22 का डबल 44, एक कम कर दो 43 पुट कर दो, वही आंसर होगा। मतलब 18वां टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे, n की वैल्यू 18 का डबल 36 माइनस 1 35 पुट कर दोगे, तो 5 इंटू 35 प्लस 4 और 9 इंटू 35 प्लस 6, 35 पंजे 175 और 4 179, 35 निम्मा 350, 315 और 6 21, 321। ठीक है ना। तो यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एपी में भी और जीपी में भी, समझना। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला होने को बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इफ ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन इज द ए एम। ये ए एम क्या है, हमने तो एपी पढ़ा था बच्चों। ए एम का मतलब ये है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, ये अर्थमेटिक मीन कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो बच्चों ऐसा होता है कि एपी में अगर आपके पास कभी भी, अगर एपी में आपके पास कभी भी दो टर्म हैं तो उनका बीच का टर्म अगर आपको निकालना है तो वो a प्लस बी अपॉन 2 होता है। या फिर आप ऐसे समझिए कि a b और c, अगर आपके पास तीन टर्म है और तीनों ही टर्म अगर एपी में है तो बच्चों बीच वाले टर्म का डबल अगल बगल के सम के बराबर होता है, या फिर बीच वाला टर्म अगल बगल का मीन होता है। जैसे ए बी और सी, अगर कोई भी तीन टर्म एपी में है तो बीच वाला टर्म अगल बगल के टर्म का मीन होता है, मतलब ए प्लस सी अपॉन 2। मतलब क्या है इस कॉन्सेप्ट का, इस कॉन्सेप्ट का ये मतलब है कि अगर आपके पास ए और बी कोई भी दो नंबर है और उनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा ए प्लस बी अपॉन 2। अगर ए और बी दो नंबर हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या होता है ए प्लस बी अपॉन 2। क्लियर है, ठीक है ना। अब हमसे बोल रहे हैं कि जो अर्थमेटिक मीन है ये तो हमें पता है होता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है ये अर्थमेटिक मीन a की पावर n b की पावर n और a की पावर n माइनस वन b की पावर n माइनस वन के बराबर है। अर्थमेटिक मीन ये होता है हम जानते हैं, लेकिन हमें कहा है कि अर्थमेटिक मीन यह है,
तो जो होता है और जो है वो दोनों बराबर होंगे। अब हमें बोला है कि n की वो कौन सी वैल्यू है जिस वैल्यू को अगर रख दें तो ये दोनों बराबर हो जाएं। तो बच्चों जब ये क्वेश्चन अगर आएगा एमसीक्यू में तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। मान लो 4 ऑप्शन ये है, एक तो है n की वैल्यू 0 और एक है n की वैल्यू 1 और एक है n की वैल्यू -1 और एक है n की वैल्यू -1/2। तो अब आप क्या करोगे, हर ऑप्शन को लेकर पुट करोगे और चेक करोगे कि लेफ्ट के बराबर कब आ रहा है। तो बच्चों एक बात बताओ, जब आप n की वैल्यू 1 लोगे तो देखो यहाँ 1 1 और यहाँ 1 - 1 और 1 - 1 मतलब a प्लस बी। अब देखो a की पावर 1 - 1 0, तो a की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 और b की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो a प्लस बी अपॉन 2 बराबर है कि नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बच्चों n बराबर 1। क्लियर है, n की वह वैल्यू 1 होती है जिस पर ये अर्थमेटिक मीन होगा a और b का। अब मेरी बात सुनो, अब अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जीपी, और जीपी के साथ साथ कुछ बातें मैं एपी की भी बताऊंगा, और एपी और जीपी में उसमें अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में रिलेशन जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम इनफाइनाइट सीरीज का भी डिस्कशन करेंगे और उसका एक क्वेश्चन करेंगे जो एनडीए में लगभग हर साल पूछा जाता है। ठीक है ना, तो अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं जीपी की तरफ। देखो ध्यान से, देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जीपी की तरफ। देखो बच्चों जीपी क्या है, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बच्चों जीपी एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें एवरी नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जैसे बच्चों एक ऐसा सीक्वेंस 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। तो ये जब आप देखोगे तो इस सीक्वेंस में 2 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 4 में 2 का करोगे, 8 में 2 का करोगे, 16 में 2 का करोगे, 32 प्रीवियस हर प्रीवियस टर्म में अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट टर्म फॉर्मेशन हो रहा है। एपी में प्लस या माइनस होता है और जीपी में मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। हर पिछले टर्म में अगर सेम नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो अगला टर्म अगर बनता चला जाए तो वह सीक्वेंस जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। अब मेरी बात सुनो, अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी, तो जनरल फॉर्म ऑफ जीपी होता है बच्चों ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 3 एंड सो ऑन ए आर की पावर n-1। मतलब जैसे बच्चों यहां आपको एक बात समझनी है, जैसे मैंने एपी में आपको फर्स्ट टर्म बताया था कॉमन डिफरेंस और nth टर्म बताया था, यहां पर भी फर्स्ट टर्म 2 होता है और यहां पर कॉमन डिफरेंस नहीं होता, यहां कॉमन रेशियो होता है। और वो रेशियो कैसे निकालते हैं, तो हर एक आगे आने वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहां पर 4 को डिवाइड करोगे 2 से तो 2 आया, और 8 को डिवाइड करोगे 4 से तो भी 2 आया। इसका मतलब सेम रेशियो फॉलो कर रहा है, तो ये जीपी में है। वैसे ही बच्चों यहां पर भी ये जनरल फॉर्म ऑफ जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म है बच्चों ए, और कॉमन रेशियो क्या है यहां पर, तो कॉमन रेशियो है बच्चों आर। और nth टर्म क्या है, nth टर्म क्या है, तो nth टर्म है बच्चों ए आर की पावर n-1। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, जीपी का ये nth टर्म वही करता है जो एपी में an करता है। मतलब जैसे हम किसी भी एपी का 5वां टर्म निकालना चाहते थे तो n की वैल्यू हमने 5 पुट की थी। यहां पर अगर हम किसी भी जीपी का तीसरा टर्म चाहते हैं तो यहां n की वैल्यू 3 रख देंगे, 3 - 1 2, तो वो क्या आ जाएगा, तीसरा टर्म आ जाएगा ए आर स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, मैंने अभी आपको बता दिया जीपी के जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, या फर्स्ट टर्म या कॉमन रेशियो या nth टर्म क्या होता है। बच्चों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जीपी के टर्म को अगर हम प्लस करें तो होता क्या है। बच्चों अगर मैं ए आर और ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 3 अप टू ए आर की पावर n-1 को प्लस करूं तो वो SN होता है। बच्चों जैसे एपी में तो एक ही फॉर्मूला था, लेकिन जीपी में ऐसा नहीं है। जीपी में 3 फॉर्मूले होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। वो 3 फॉर्मूले डिपेंड करते हैं आर की वैल्यू पर। पहला फॉर्मूला, इफ आर ग्रेटर देन 1,
ये जो कॉमन रेशियो है ना, जो हम निकालते हैं सेकंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट से, या थर्ड टर्म को डिवाइड करते हैं सेकंड टर्म से, तो जो हम कॉमन रेशियो निकालते हैं, अगर बच्चों वो कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो हमारे एसएन का फॉर्मूला हो जाता है ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। और अगर बच्चों सेकेंड फॉर्मूला है कि अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है, अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, तो बच्चों एस एन का फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस आर की पावर एन माइन अपॉन 1 माइनस आर। देख रहे हो ना, अगर बच्चों आर बड़ा है तो आर पहले, और अगर आर छोटा है तो आर बाद में, सिंपल। और अगर बच्चों तीसरा केस आता है कि अगर आर की वैल्यू 1 हो जाए, जब क्या होगा, तो बच्चों जब जीपी का फॉर्मूला हो जाता है एन ए, क्या हो जाता है, एन ए, ठीक है। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। अब बच्चों ये तो मैंने जीपी की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी। अभी मैं थोड़ी सी और एक दो बात आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। पहली बात, जैसे बच्चों एपी की बात कर रहे थे, तो जब भी आपको एपी के 3 टर्म की बात की जाए, एपी के 3 टर्म की 3 टर्म का सम ये है और 3 टर्म का मल्टीप्लाई यह है, तो बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना 3 टर्म होते हैं ए माइनस डी और ए प्लस डी। जब भी 3 टर्म की बात की जाए एपी में, तो आप हमेशा इनको लेट करना। और अगर बच्चों 4 टर्म की बात की जाए तो ए माइनस थ्री डी और ए माइनस डी और ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी, इन 4 टर्म को मानना एपी के लिए। और बच्चों अगर जीपी में 3 टर्म की बात की जाए कि जीपी के 3 टर्म का मल्टीप्लिकेशन यह है और 3 टर्म का एडिशन यह है, तो बच्चों ऑलवेज रिमेंबर 3 टर्म ए अपॉन आर, ए और ए आर कंसीडर करना। क्लियर है ना, जीपी में ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं। एक और बात है बच्चों, जैसे मैंने आपको अर्थमेटिक मीन बताया एपी में कि हमारे पास अगर 2 नंबर है, इफ ए एंड बी, 2 numbers which are in AP, then arithmetic mean of A and B क्या होता है बच्चों, अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस बी अपॉन 2। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा a और b का, तो बच्चों a और b का ज्योमेट्रिक मीन होगा a b रूट में। मतलब क्या है बच्चों, अगर आप ऑलवेज रिमेंबर, अगर एपी में 3 टर्म हैं तो बीच वाला टर्म पहले और तीसरे टर्म को प्लस करके 2 से भाग कर दें तो बीच वाला टर्म बनता है। इसी तरीके से इफ ए बी सी आर इन जीपी, तो बच्चों बीच वाले का स्क्वायर बराबर होता है अगल बगल वाले के मल्टीप्लाई के, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहां तो मैं 3 टर्म की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पर अगर ए और बी के विषय में बात की जाए तो ए बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट ए बी। ये बात ध्यान रखना, छोटी छोटी सी बातें जो आपके हेल्प करेंगी। इसके बाद बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड चीज है, रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जी एम। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या रिलेशन है, तो ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, ए greater than equals to z means arithmetic mean always greater than equals to geometric mean। या तो arithmetic mean बड़ा होगा या बराबर होगा geometric mean के। ये रेशियो आपके एमसीक्यू में आपकी बहुत सहायता करने वाला है। क्लियर है बच्चों, मैंने पूरी बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड करा दी है जीपी की, लेकिन फिर भी एक बात रह गई है जिसको मैं 3-4 क्वेश्चन कराने के बाद आपको बताऊंगा। वह बात यह है कि अगर जीपी के टर्म nth टर्म तक ना होकर इनफाइनाइट टर्म तक हो तो उनका सम कैसे निकालते हैं, वह भी मैं आपको बताऊंगा और एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा, फिर हमारी कंप्लीट वीडियो हो जाएगी। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 to 4 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द जीपी, और वह क्वेश्चन लिए गए फ्रॉम द एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3। अच्छा बच्चों, अभी मुझे आपको 3 फॉर्मूले और याद करवाने हैं। वो 3 फॉर्मूले मैं अभी याद करवा देता हूं। वह वैसे सीबीएसई के अकॉर्डिंग 2021 और 22 के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने डिलीटेड सिलेबस में रखे हैं, लेकिन फिर भी वह आपके काम आएंगे एज पर द फ्यूचर। सुनो, अगर बच्चों मैं आपसे ये कहूं, वो स्पेशल सीरीज के लिए हैं। जैसे सपोज करो आपको, आपके पास कुछ नंबर्स हैं 1 + 2 + 3 + n, तो इसका सम क्या होगा, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू +n स्क्वायर हो तो इसका सम क्या होगा, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब अप टू n क्यूब हो तो इसका सम क्या होगा।
तो बच्चों ये आपके हेल्प करेगा, ठीक है ना। अगर पहले n टर्म का सम आप निकालना चाहते हो तो उसका आंसर आता है n+1/2। क्या आता है n+1/2। और बच्चों अगर हर नंबर का स्क्वायर करके ऐड करना चाहते हो nth टर्म तक तो उसका सम आता है n+1 n+1 2n+1/6। और अगर बच्चों क्यूब करके ऐड करना चाहते हो तो आपका आता है nn+1/2 का स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं। अब कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब एक ही है। बच्चों ये कैसे हेल्प करता है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे बताओ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 50 स्क्वायर बता दो, तो तुम्हारे लिए कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तुम कुछ नहीं करोगे, n की वैल्यू 50 यहां पुट कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। क्या कहते हो, मजा आया ना कि नहीं आया। तो बच्चों अभी तो हमने आपको स्पेशल सीरीज के भी टर्म्स बता दिए, अभी 3-4 क्वेश्चन, देन इनफाइनाइट टर्म ऑफ द जीपी, देन कंप्लीट द वीडियो। ओके, देखो बच्चों अब हम 4 इंपॉर्टेंट जीपी पर बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं जो एक्सरसाइज 9.3 से लिए गए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इसको एवेल्युएट करिए, मतलब सॉल्व करिए। तो बच्चों ये सिग्मा है, और सिग्मा क्या है, यह छोटी छोटी वैल्यूज को प्लस करके एक रिप्रेजेंटेशन मार्क है। तो कहने का मतलब क्या है, इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं k इक्वल्स टू 1 से 11 इक्वल्स टू, इसको बात समझना, ये इस तरीके से है 2 + 3 की पावर k। तो इसको अगर एक्सपेंड फॉर्म में लिखें तो k की वैल्यू 1 से 11 तक जाती है, मतलब पहले k की वैल्यू 1 होगी, फिर k की वैल्यू 2 होगी, ऐसे ही k की वैल्यू 11 तक होगी। तो हमने इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। अब एक बात बताओ, 2 2 2 ये कितनी बार आ रहा होगा 2, तो 11 टाइम्स आ रहा होगा, या फिर इसको आप दो अलग अलग फॉर्म में रिप्लेस कर दो, 2 + 2 + 2 अप टू 11 टाइम्स, और इसको अलग लिख दो 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 अप टू 3 की पावर 11, अलग अलग लिख दिया। अब देखो ये भी जीपी बना रहा है और ये भी जीपी बना रहा है, ये जीपी बना रहा है तो इसका कॉमन रेशियो क्या है बच्चों, इसका कॉमन रेशियो होगा 1, और इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, तो इसका कॉमन रेशियो होगा 3। आप समझो मैं कैसे निकाल रहा हूं, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, यहां 3 की पावर 1 से 3 की पावर 2 को डिवाइड करेंगे 3 की पावर 1 3 आएगा। तो यहां कॉमन रेशियो 3 है और यहां कॉमन रेशियो 1 है। मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे अभी अभी कि कॉमन रेशियो अगर 1 होता है तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है अगर r बराबर 1 है तो Na, और अगर r 3 है तो 3 का मतलब है r 1 से बड़ा है, तो यहाँ अलग फॉर्मूला और यहाँ अलग फॉर्मूला, यहाँ पर लगेगा Na, और n कितना है बच्चों 11, और a कितना है 2, तो ये तो हो गया सॉल्व। अब इधर जब फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगता है, a r की पावर n-1/r-1। तो बच्चों a की वैल्यू क्या है 3, और r की वैल्यू भी 3, और n कितना होगा 11 -1/3 -1। तो अब अगला स्टेप देखो, 11 दूनी 22 प्लस, यहां 3 में से 1 घटाओगे 2 बचेगा 3/2, और 3 की पावर 11 -1। बच्चों यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोला है कि अगर जीपी है जिसका पहला टर्म 729, सेवेंथ टर्म 64 है, तो बच्चों जैसे nth टर्म होता है ना ए आर की पावर n-1, ऐसे ही सेवेंथ टर्म अगर निकालेंगे तो 7 - 1 कितना हो जाएगा ए आर की पावर 6। अब हमसे कह रहे हैं कि सेवेंथ टर्म कितना है 64, तो इसकी वैल्यू है 64, मतलब 64, ए की वैल्यू कितनी है 729 और आर की पावर 6। अब इसको नीचे लेके आ जाओगे तो 64/729 इज इक्वल्स टू आर की पावर 6, और देखो 64 को फैक्टर निकालोगे तो 2 की पावर 6, और 729 के फैक्टर निकालोगे तो 3 की पावर 6, तो इसको लिख दोगे 2/3 की पावर 6 इक्वल्स टू आर की पावर 6। जब पावर सेम है तो बच्चों बेस बराबर हो जाएगा, तो इसका कहने का मतलब है r बराबर 2/3। अब r मिल गया आपको, अब आपसे बोल रहा है S7 की वैल्यू बताओ। S7 का मतलब है पहले 7 टर्म्स का सम। तो बच्चों फॉर्मूला देखो, अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है तो यहां फॉर्मूला लगेगा Sn बराबर a 1 - r की पावर n/1 - r। तो बच्चों फॉर्मूला देखना ध्यान से, S7 की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 729, और 1 - r, और r कितना है 2/3 की पावर 7,
अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 3। 7 क्यों? क्योंकि बच्चों आर एन की वैल्यू हमें 7 दे रखी है। अब सुनो, अब इसको सॉल्व करना बाकी है बस। 729। अब देखो 2 की पावर 7 कितना होता है बच्चों? 2 की पावर 7 होता है 128, और 3 की पावर 7 कितना हो जाएगा? तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 3 की पावर 7 हो जाएगा 729 इंटू 3, 9 तिया 27 के साथ 2 3 दूनी 6 और 7 8 7 तिया 21, 2187, 2187। और नीचे हो जाएगा एलसीएम लोगे 3 एकम 3 में से 2 गया 1/3। तो अब इसको सॉल्व कर दोगे तो इसके नीचे 1 है, ये ऊपर चला जाएगा 729 इंटू 3, और इसका भी एलसीएम ले लोगे 2187 माइनस 128 अपॉन 2187। इसको सॉल्व करोगे जब आंसर आएगा। चलो भाई देखो, 3 से इसको काट दो, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 जा 729, इससे ये कट गया, इसमें से ये घटा दो, आंसर आ गया। तो बच्चों देखो 7 में से 8 घटाओगे 17, कितना बचेगा 9, और 7 में से 2 घटाओगे तो 5, और 1 में से 1 0, 2059 आपका आंसर आ जाएगा 2059। थोड़ी सी स्पेस की शॉर्टेज है इसलिए थोड़ा कंडेंस मैनर में करना पड़ रहा है, आप समझना। अब सुनो, अब अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस। बच्चों ये एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है कई दफे, ध्यान रखना। इसका सम हमें निकालना है, इसका सम हमें निकालना है। तो बच्चों न तो ये एपी बना रहा है और न ही ये जीपी बना रहा है, कैसे निकालोगे? तो बच्चों इसको करने का एक ही तरीका है कि आप जो भी नंबर बार बार रिपीट कर रहा है उसको कॉमन ले लो। मतलब आप 8 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 अप टू n टाइम्स। अब सुनो, अब हमेशा ऊपर नीचे 9 का मल्टीप्लाई कर दो राइट हैंड साइड में। तो बच्चों जब यहां 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में पूरे में हो जाएगा। अब सुनो, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको सिस्टमैटिक वे में लिखना है। मतलब 9 को आप ऐसे लिख सकते हो 10 माइनस 1, 99 को लिख सकते हो 10 स्क्वायर माइनस 1, और इसको 10 की पावर 3 माइनस 1, एन टर्म्स या एन टाइम्स जो भी लिखना है। सुनो, ये 9 को हम 10 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1, 999 को 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं, और इनको हम पावर की फॉर्म में। अब समझो, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो बच्चों जो 10 10 की पावर 2 10 की पावर 3 इनको एक साइड ले जाओ, 10 10 स्क्वायर 10 की पावर 3 अप टू n टाइम्स या n टर्म्स, ये अलग, और ये -1 -1 -1 इनको अलग ले जाओ n टाइम्स। अब इसको सॉल्व कर दो। देखो ये तो जीपी बना रहा है, ये जीपी कैसे बना रहा है? 10 से 10 स्क्वायर को डिवाइड करो 10 आएगा, तो ये जीपी बना रहा है जिसका कॉमन रेशियो क्या है 10। तो अच्छा बच्चों कॉमन रेशियो 10 है तो फॉर्मूला इसका क्या लगेगा? ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब समझो एस एन बराबर 8 अपॉन 9, और यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 10, और आर की वैल्यू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। ये हो गया ये। अब देखो -1 -1 -1, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा n। मतलब थोड़ी सी स्पेस और चाहिए, तो मैं थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में रफ करके स्पेस बना लेता हूं, समझो। इसको जब सॉल्व करोगे तो एस एन इक्वल्स टू 8 अपॉन 9, ये हो जाएगा 10, और देखो 10 में से 1 घटाओगे 9, और ये हो जाएगा 10 की पावर n माइनस 1, और ये हो जाएगा n। अब आप 8 अपॉन 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो एस एन बराबर 80, और 9 9 जा 81, 10 की पावर n माइनस 1 8n अपॉन 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। 9th क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। बच्चों बात समझना, ये बोल रहे हैं कि वो n की वैल्यू बताओ जिस पर ये ज्योमेट्रिक मीन बन जाए। मैंने ज्योमेट्रिक मीन अभी अभी बताया था ना आपको कि अगर ज्योमेट्रिक मीन बनेगा तो रूट ए बी बनेगा, क्योंकि a और b का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? रूट ए बी। अब एक बात बताओ, ये जब आपको मिलेगा तो एमसीक्यू में 4 ऑप्शन मिलेंगे, मैं ऑप्शन वही रख लेता हूं जो मैंने एपी वाले में रखे थे। बी हो जाएगा 1, सी हो जाएगा -1,
और डी हो जाएगा n की वैल्यू -1/2। तो जब आप 1 बाय 1 इन टर्म्स को रखोगे, पहले 0 फिर 1 फिर -1 फिर -1/2, तो आपको पता चलेगा कि इसमें से कौन सी n की वैल्यू, वह इन चारों में से कौन सी वैल्यू है जिस पर लेफ्ट और राइट बराबर हो जाएंगे। तो जब आप n की वैल्यू -1/2 रखोगे ना, तो देखो यहां n की वैल्यू -1/2 रखो, तो -1/2 + 1, मतलब 1 में से 1/2 घटाओ। चलो मुझे स्पेस बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं, फिर देखना। देखो इससे ऊपर वाले क्वेश्चंस को आराम से आप नोट कर लेना, अच्छी तरीके से समझना, और इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ना भाई, इससे अलग पढ़ना मत पढ़ना, बट इनको जरूर पढ़ना। देखो n की वैल्यू जब आप -1/2 रखोगे, तो -1/2 + 1, -1/2 + 1, -1/2 प्लस -1/2। अब 1 में से 1/2 घटाओगे तो 1/2 बचेगा, 1 में से 1/2 घटाओगे तो 1/2 बचेगा, और यहां देखो ये नेगेटिव है ना, तो इसको अपॉन में लेके आओगे और इसको भी अपॉन में लेके आओगे, ठीक है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने का मतलब क्या है, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, मतलब समझना, a की पावर 1/2, b की पावर 1/2, जब एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर का, तो b की पावर 1/2, a की पावर 1/2 अपॉन a की पावर 1/2, b की पावर 1/2। अब इससे ये कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो a की पावर 1/2, b की पावर 1/2 को लिख सकते हो √ab, इसके बराबर हो गया। तो n की वो वैल्यू कौन सी है, -1/2। या फिर याद रख लेना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर एपी का क्वेश्चन है तो 1 और जीपी का क्वेश्चन है तो -1/2, ठीक है ना। तो अभी तो 9 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, अभी एक क्वेश्चन और एक कॉन्सेप्ट रह गया है जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स तक, जो कि एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके कंपटीशन एग्जाम या आपके स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो। देखो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं क्या, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इन जीपी। मतलब बच्चों, अगर आपके पास कोई भी एक जीपी इस तरीके से है, ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 3 अप टू इनफाइनाइट टर्म, और इसका सम हमें निकालना है। तो बच्चों होता क्या है, आपको ध्यान रखना कि जब किसी भी जीपी का सम इनफाइनाइट टर्म्स तक आपको पूछा गया हो, जब आर जो है वो 1 से छोटा ही होगा, कॉमन रेशियो ऑलवेज बी लेस देन 1। At that time, what we have to do, we have to find S infinite by using the formula A upon 1 minus R. Very important formula. मतलब क्या बच्चों, अगर जीपी आपके पास ऐसा है जिस जीपी का कॉमन रेशियो 1 से छोटा है और उस जीपी के इनफाइनाइट टर्म का अगर सम आप निकालना चाहते हैं, तो फॉर्मूला होता है A अपॉन 1 माइनस R। मतलब एक जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बच्चों आपको बोला है कि इसका इनफाइनाइट टर्म तक ये टर्म है और इनका सम निकालना है। तो बच्चों जब आप इनका सम निकालना चाहोगे 1/3, 1/9 अप टू इनफाइनाइट, तो सबसे पहले आप ये देखो इसका कॉमन रेशियो क्या है। तो 1/3 को 1 से भाग करोगे तो 1/3 विच इज लेस देन 1। इज इट क्लियर? तो कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, तो एट दैट टाइम व्हाट वी हैव टू डू, s infinite इक्वल्स टू a upon 1 minus r is what 1 minus r is what 1/3। तो 1 में से 1/3 घटाओगे, एलसीएम लोगे 2/3, तो ये हो जाएगा 3/2। क्या हो जाएगा 3/2, ऊपर जाके रेसिप्रोकल, ठीक है ना। तो s इनफाइनाइट क्या आ गया 3/2 या 1.5। कंप्लीट। ध्यान रखना, कंपटीशन आपके स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। इस वीडियो में हमने क्या किया, इस वीडियो में हमने संपूर्ण सीक्वेंस एंड सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, geometric progression, arithmetic mean, 3 special type of series and the infinite term of the GP हमने completely डिस्कशन किया है with 10 important NCERT क्वेश्चन। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद आपके बेसिक्स और आपका रिवीजन दोनों ही अच्छी तरीके से सेटअप हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज की रहेगी, जिसमें आपको एमसीक्यू कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो आरडी शर्मा से लिए गए, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी आप कंप्लीटली वॉच करना और अपने स्कूल के एग्जाम के लिए तैयारी करना। बच्चों अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और जितने भी चैप्टर्स की वीडियो हो चुकी है उनको अच्छी तरीके से वॉच करिए और अपने व्यूज बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ। ओके।